क्षेत्रफल वाला ग्राफ देखा, फिर आपका चित्रों के माध्यम से आंकड़ों का निरूपण होता है तो चित्र ग्राफ देखा, फिर आयताकार दंडों के माध्यम से हो तो दंड ग्राफ या इसको बोल देते हैं अपन आयत ग्राफ, फिर अपन ने देखा लाइन ग्राफ, रेखा ग्राफ, लाइनों के माध्यम से आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। फिर यदि अपन किसी भी मान को 100% मान ले फिर उसको अलग अलग भागों में विभाजित करें तब आपका कौन सा होता है, पाई ग्राफ, जिसको अपन विजुअल कंटेंट के रूप में देखते हैं। वीडियो के माध्यम से आपके चलचित्र है, ये वास्तविक रूप से इंग्लिश में अपन किस नाम से जानते हैं इनको, वीडियो के नाम से। फिर अपन ने देखा वृत्तचित्र, डॉक्यूमेंट्री, ऐसा चलचित्र जो कि लघु फिल्म हो, 15 से 20 मिनट की शॉर्ट मूवी हो और अपने को कैसा अनुभव करवा दे, वो प्रत्यक्ष अनुभव रियल में अपने को एक्सपीरियंस करवा दे, अपने उस किस नाम से जानते हैं, वृत्तचित्र के नाम से जानते हैं। फिर अपन ने देखा कंप्यूटर या संगणक कैसी सामग्री है, बहुउद्देश्यात्मक सहायक सामग्री है, अन्य सामग्रियों का इसका निर्माण भी कर सकते हैं, विषय वस्तु को इससे प्रस्तुत भी कर सकते हैं और इसके द्वारा बालकों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। CAL का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर की सहायता से यदि अपन अधिगम करते हैं, सीखते हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं, CAL। फिर उसके बाद में है मानचित्र, पढ़ा अपन ने भूगोल व इतिहास विषय के लिए, इसके सर्वप्रथम निर्माता है वो, उसका नाम क्या है, एनेक्जिमेंटर। ये पूछा गया प्रश्न है ना, ये पूछा गया प्रश्न है, प्रथम निर्माण किसने किया या इसके निर्माता कौन है, तो कौन है, एनेक्जिमेंटर। वेबस्टर ने मानचित्र को क्या बताया, मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग के धरातल की स्थिति व आकार को पैमाने द्वारा प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद में 3 प्रकार पढ़े, संदर्भ मानचित्र, विशिष्ट उद्देश्य मानचित्र और प्रदर्शन मानचित्र। फिर अब अपन ने नया टॉपिक जो स्टार्ट किया वो आपका कौन सा है, शिक्षण योजना, टीचिंग प्लान। अपनी विषय वस्तु को बालकों तक संप्रेषित करने के लिए जो योजनाएं निर्मित होती है, अर्थात शिक्षण का ब्लूप्रिंट या जो खाका तैयार करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, शिक्षण योजना के नाम से जानते हैं। अर्थात चरणबद्ध नियोजन क्या कहलाता है, शिक्षण योजना। अर्थात इसमें से जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनमें डायरेक्ट आपके दैनिक पाठ योजना के ऊपर या सत्रीय योजना, जिसको अपन सेशनल प्लान बोलते हैं, कब निर्मित की जाती है, ये सत्र प्रारंभ होने से पूर्व है। संपूर्ण सत्र के कुल कार्य दिवसों को ध्यान में रखा जाता है और जो शिक्षा विभाग का कैलेंडर जिसके आधार पर अपन कुल कार्य दिवसों की गणना करते हैं उस कैलेंडर को किस नाम से जानते हैं, शिविरा पंचांग। प्रत्येक विषय और प्रत्येक कक्षावार योजना निर्मित होती है, प्रत्येक क्लास के लिए अलग होगी और क्लास में भी सभी सब्जेक्ट के लिए भी अलग अलग होगी। अर्थात अपने सामाजिक अध्ययन के लिए अलग होगी, विज्ञान के लिए अलग होगी, गणित के लिए अलग होगी, हिंदी के लिए अलग होगी, यानी कि प्रत्येक विषय के लिए और प्रत्येक कक्षा के लिए वार्षिक योजना अलग अलग निर्मित होती है। वो कौन सी विषय वस्तु को आधार मानते हैं, तो पूरे पाठ्यक्रम होता है, उस पूरे पाठ्यक्रम को क्या करते हैं, आधार मानकर ये योजना तैयार की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट ग्रेजुएशन की अपना पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है, कितना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, उपसत्रीय योजना का निर्माण। तो तीनों उपसत्रों के अंतर्गत कितने कितने पाठ्यक्रम को रखना है, ये आपके उपसत्रीय योजना के दौरान उनको निर्मित करते हैं, तब अपना विश्लेषण होता है। फिर है इकाई योजना का निर्माण, अलग अलग इकाइयों में संपूर्ण पाठ्यक्रम को विभाजित करते हैं। फिर उद्देश्य निर्धारण, अर्थात उस विषय वस्तु को बालकों को संप्रेषित करने का क्या उद्देश्य है वो आया। कालांश विभाजन, कौन से आपके प्रकरण में, कौन से पूरे सिलेबस में टोटल टाइम, तो रियल में जो टीचिंग का टाइम है वो तो कितना होगा। फिर रिवीजन करवाने के लिए दौरान कालांश कितने होंगे, वापस जांच कार्य करने के लिए, मूल्यांकन के लिए वापस एक बार क्विक रूप से पूरे सिलेबस को पढ़ाने के लिए कितने कालांश की आवश्यकता। इकाई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, तो बहुत भयंकर रटरट होता है, शब्द हो तो हर्बर्ट स्पेंसर और इकाई योजना हो तो कौन होता है, H.C. मॉरिसन। इकाई योजना मतलब क्या है, एक समान प्रकार की विषय वस्तु का संग्रहण। एक समान योजना किस पर आधारित है, गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। यह पूर्ण से किस ओर चलती है, कल मैंने बताया था गेस्टाल्टवाद का मतलब समग्र एक ऐसी विषय वस्तु जो कि अपने आप में कोई भी अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देती हो, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, अपने, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की जो नेचर है उसके पूर्ण आकार के रूप में विश्लेषित करते हैं, पूर्ण आकार के रूप में विश्लेषित करते हैं। इनके अनुसार विषय वस्तु वो इतनी छोटी नहीं करनी है कि उसका वास्तविक अर्थ हो जाए, विषय वस्तु है वो कम से कम इतनी हो कि उसका अपन पूर्ण रूप में अर्थ ग्रहण कर सकें, पूर्ण रूप में अर्थ ग्रहण कर सकें। इतनी आपकी विषय वस्तु को छोटा करना है, इससे छोटा नहीं करना है, इतना ही विषय वस्तु को छोटा करना है जिससे कि उसका वास्तविक स्वरूप, उसकी वास्तविक प्रकृति, उसकी वास्तविक अवधारणा को अपने समझ जाए, ठीक है। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देना, समस्या को किस रूप में देखना है, पूर्ण आकार में, और जो विषय वस्तु होगी वो भी किस रूप में प्रकट करना है, प्रस्तुत करना है तात्पर्य समग्र पूर्ण रूप में, ताकि बालक उस अवधारणा को एक साथ सही ढंग से समझ सके। इसी आधार पर आपकी क्या तैयार की गई है, इकाई योजना। इसीलिए अपन बोलते हैं पूर्ण। पहले तो विषय वस्तु को अपने एक इकाई बनाई, ताकि उस इकाई में पूरा ज्ञान, उसको फिर छोटे छोटे पाठों में अपने बांट दिया, तो पूर्ण से किस ओर चले, चलो लिख कॉप का और कॉलर।
दो अलग अलग यूनिट के अंतर्गत आ सकती है। तीसरा आपकी जो वार्षिक पाठ्य योजना होती है वो तो कौन से उद्देश्यों पर सामान्य, क्योंकि दीर्घकालिक होती है। तो जब मैंने आपको एक तरफ सामान्य उद्देश्य लिखा है, दूसरी तरफ विशिष्ट उद्देश्य, दोनों अलग किसने दी? राइन ने। स्पष्टता को दो पदों में किसने बांटा? जिलर ने। कौन कौन से पद थे? प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक पाठ्य योजना के नाम से जानते हैं। कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, दिनांक। अब एक चीज बताऊं मैं आपको, इसमें परिभाषीकरण, ठीक है, क्यों आयोजित करना चाहते हैं, छात्रों के साथ जो इंटरेक्शन होगा अपना, वो क्यों करना चाहते हैं, उनके पीछे पड़ा उद्देश्य क्या है, जो कि सभी कक्षाओं कुछ होती है विशिष्ट। जो प्रकरण आपने स्टार्ट किया था अपन ने पढ़ना, हर्बर्ट का पंचपदीय उपागम किसने प्रतिपादित किया? हर्बर्ट ने। इसने सर्वप्रथम पाठ योजना निर्मित की, इसलिए इसको पाठ योजना का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। फिर नेक्स्ट अपन आगे चलें तो इसके अंतर्गत मूल रूप से कितने पद थे? 4। कौन कौन से? स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था, विधि। व्यवस्था को और किस नाम से जानते हैं? प्रणाली के नाम से। सबसे पहले स्पष्टता के अंतर्गत विषय वस्तु को स्पष्ट करना, फिर जो विषय वस्तु के अंतर्गत अपन ने बालक को सूचनाएं प्रदान की उनमें आपस में संबंध खोजना, उसके बाद में व्यवस्था का मतलब उन चीजों को लिखित रूप में व्यवस्थित करना, लेना, ठीक है। अब आधुनिक रूप में क्या किया गया, जो पहला पद था मूल में स्पष्टता, उसको 2 भागों में प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में किसने विभाजित कर दिया? जिलर ने। और इन दोनों के बीच में राइन नामक व्यक्ति ने क्या जोड़ दिया? उद्देश्य कथन है जोड़ा। अब प्रस्तावना का मतलब हो गया कि बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रकरण से उसको जोड़ना। फिर क्या करेंगे? उद्देश्य कथन। तो अब आज हम इस प्रकरण पर चर्चा करेंगे। फिर अपन आते हैं को प्रस्तुत करने पर। फिर आपस में जो विषय वस्तु प्रस्तुत की गई, जो सूचनाएं बालक को प्रदान की अपन ने, उनके बीच में आपस में क्या करते हैं? तुलना करके जनरलाइज चीज, सामान्यकृत नियम या सिद्धांत का अपने यहाँ पर बालक को उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, ताकि बालक क्या कर सके? इन सूचनाओं तथ्यों को एक जनरल रूप में समझ सके। इसका मैंने कल एग्जांपल दिया था शायद आपको, जैसे कि वस्तुओं को जैसे अपन ऊपर फेंकते हैं, तो ऐसे एक सेंटेंस में बोलूं कि पत्थर को ऊपर फेंकने पर नीचे आएगा, तो यह एक विशिष्ट कथन है। ये क्या है? विशिष्ट। लेकिन ऐसे बोले कि कोई भी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो वह वापस लौटकर नीचे की तरफ आएगी, तो ये सभी वस्तुओं पर क्या हो गया? एक समान रूप से लागू हो गया। इसलिए इसको अपन बोल देते हैं सामान्यीकृत कथन। तो अलग अलग सूचनाओं में आपस में एक समरूपता ढूंढकर और उनको क्या कर देना? सामान्यीकृत कर देना। इसके बाद में क्या आता है? अनुप्रयोग, अर्थात इन सामान्यीकृत जो आपके पास ज्ञान हुआ उसको क्या करना? अपन लागू कर पाने में सक्षम है या नहीं, ये आपका अनुप्रयोग, ठीक है। यहां तक कुछ लिखा क्या अपन ने? नहीं लिखा। दृष्टिकोण क्या है कि बालक को किसी भी प्रकार का ज्ञान प्रदान करना है तो वो किस रूप में होना चाहिए? क्रियात्मक रूप में। और मुख्य आधार क्या होगा? प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि वो रियल एक्सपीरियंस के द्वारा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करें, उस पर आपका ये उपागम है वो सर्वाधिक बल देता है। प्रतिपादक तो आप देखते समझ होंगे, जॉन ड्यूई और डब्ल्यूएच किलपैट्रिक दोनों गुरु शिष्य के द्वारा ये उपागम प्रस्तुत किया गया था। मुख्य ये किस चीज पर बल देता है? मॉरिसन उपागम से। कैसे बनेगा? मॉरिसन उपागम। तो 2 नंबर हेनरी कोरेन मॉरिसन। हाँ, जब उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया था तो RCEM वर्गीकरण में कितने शिक्षण उद्देश्य रखे गए? ज्ञानात्मक पक्ष के 4। कौन कौन से? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और सृजनात्मकता। कौन सा रखा गया? वह व्यापक दृष्टिकोण जिसको आधार मानकर दैनिक पाठ योजना का निर्माण किया जाता है, क्या बोलते हैं? दैनिक पाठ योजना उपागम। सबसे पहले आपने देखा हर्बर्ट का पंचपदीय उपागम। प्रतिपादक कौन है? जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। पाठ योजना के इसी को जनक बोलते हैं, क्योंकि प्रथम बार इन्होंने सर्वप्रथम पाठ योजना को नियोजित करने का काम किया। यह हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली ज्ञान स्तर के शिक्षण के लिए पाठ योजना है, जिसमें सूचना व तथ्यों के प्रस्तुतिकरण पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसमें प्रारंभ में 4 पद हुआ करते थे, जो मूल हर्बर्टीय प्रणाली कहलाती है। पहला पद था स्पष्टता, दूसरा संबंध, तीसरा व्यवस्था या प्रणाली और चौथा विधि। फिर वर्तमान स्वरूप में इसमें 5 पद है, वो आपके अभी दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहले स्पष्टता को जिलर नामक व्यक्ति ने 2 पदों में विभाजित कर दिया, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। इनके बीच में उद्देश्य कथन को जोड़ने का काम किया आपके राइन ने। दूसरा पद हो गया आपके प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण और 5वां अनुप्रयोग। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं तो आपका प्रस्तावना का मतलब है पूर्व ज्ञान को आधार मानकर बालक को प्रकरण की ओर उन्मुख करना। दूसरा प्रस्तुतिकरण का मतलब विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से छात्रों को सम्मुख प्रस्तुत करना। हर्बर्टीय प्रणाली में सर्वाधिक बल है वो आपके किस पर दिया जाता है? प्रस्तुतिकरण पर। 3 नंबर है तुलना, तथ्यों व सूचनाओं के मध्य संबंधों के आधार पर तुलना करना। सामान्यीकरण का मतलब होता है तथ्यों में विशिष्ट समानता का पता लगाकर सामान्यीकृत रूप में प्रस्तुत करना। अनुप्रयोग का मतलब है प्राप्त सामान्यीकृत ज्ञान का प्रयोग कर उनका मूल्यांकन करना। दूसरा होता है ड्यूई किलपैट्रिक उपागम, क्रियात्मक रूप में प्रत्येक अनुभवों द्वारा सीखने पर यह आपका उपागम बल देता है, जिसमें टोटल 6 सोपान होते हैं। सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरे नंबर पर योजना का चयन, योजना का निर्माण, योजना का क्रियान्वयन, योजना का मूल्यांकन और अभिलेखित करना। उसके बाद में आपका आता है मॉरिसन उपागम, जिसके प्रतिपादक है H.C. मॉरिसन। ये हर्बर्टीय पंचपदीय प्रणाली तथा आपके ड्यूई किलपैट्रिक उपागम दोनों को आधार मानकर निर्मित किया गया है। बौद्ध स्तर के शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी आपका दैनिक पाठ योजना उपागम मॉरिसन उपागम में सर्वाधिक बल तथ्यों व सूचनाओं के प्रति उचित समझ विकसित करने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, जिसके इससे अपन चक्रीय योजना के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बार बार एक ही चक्कर को तब तक दोहराते हैं तब तक
छात्र के उचित समझ विकसित नहीं हो जाए। प्रथम आपका सक्रिय योजना के अंतर्गत पूर्व परीक्षण, निरीक्षण, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और पुनर्मूल्यांकन। फिर आईएएस के पद या सोपान 5 सोपान होते हैं। सबसे पहले बालक की पूर्व ज्ञान की खोज करना, अन्वेषण, विषय वस्तु को प्रस्तुत करना, प्रस्तुतिकरण, बालक को प्राप्त ज्ञान पर उचित समझ विकसित करने के लिए परिपाक या आत्मीकृत जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है। चौथा व्यवस्थापन या संगठन, अवबोधित ज्ञान को लिखित रूप में व्यवस्थित करना। और पांचवा है वर्णन या अभिव्यक्तिकरण, छात्र द्वारा जो भी ज्ञान उसको प्राप्त है उसको मौखिक रूप में अभिव्यक्त करना। उसके बाद में आया आपका मूल्यांकन उपागम, बीएस ब्लूम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सर्वाधिक बल शैक्षिक उद्देश्यों पर दिया गया। 3 पद होते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण, अधिगम, अनुभव प्रदान करना और मूल्यांकन करना। उसके बाद में आया भारतीय उपागम, जिसको आरसीएम उपागम के नाम से जानते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है। 3 इसके अंदर सोपान होते हैं, अदा, प्रक्रिया और स्पर्धा। थैंक यू। भारतीय उपागम जिसको क्या बोलते हैं, आरसीएम उपागम, एनसीईआरटी ने इसको हेतु एक चार्ट है जिसमें 3 दिशा निर्देश दे रखे हैं। तो अपने को क्या क्या चीजें जांचनी होती है आकलन के दौरान कि हम एक तो क्या जानते हैं, दूसरा क्या जानना चाहते हैं और अब तक कितना अपने सीख लिया। इन 3 चीजों तो अब तो बालक ज्ञान स्वयं प्राप्त करता है। दूसरी बात अपन ने ये देखा कि शिक्षक किसकी भूमिका में होगा, सुविधा प्रदाता। तीसरी बात, छात्र के आकलन हेतु अपन किसका प्रयोग करेंगे, केडब्ल्यूएल चार्ट आपके प्रारंभ हुई वहां से लेकर वो अंत समाप्त होती है वहां तक देखना और साक्ष्य जुटाना, उसे प्रमाण लेना, वो तो क्या कहलाएगा आपका अवलोकन। और निरीक्षण का मतलब है कि घटना चल रही है और चलते समय किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर किसी भी एक बिंदु पर जाकर अपन उसको देख ले, वो क्या कहलाता है निरीक्षण। जैसे एग्जाम चलती है तो बाहर से जो भी निरीक्षण करता कई बार आते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, इंस्पेक्शन करने वाले होते हैं, वो आते हैं एग्जाम में इंगेज, दूसरा एक्सप्लोर, तीसरा एक्सप्लेन, चौथा इलेबोरेट और पांचवा कितने ई हुए टोटल 5 ई। तो रचनावादी उपागम में कुल 5 ई मॉडल के तहत 5 ई मॉडल के तहत बालक को ज्ञान का निर्माण स्वयं करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इनका क्रम सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। जब भी पूछेंगे प्रश्न तो ये कहेंगे 5 ई मॉडल में जो सोपान या चरण है उनका निश्चित क्रम है। तो निश्चित क्रम कौन सा है, संलग्न करना, उजागर करना, व्याख्या करना, विस्तृतता और हिंदी वाले नाम कभी भी बदल सकते हैं, ध्यान रखना। हिंदी वाले नाम कभी भी बदल सकते हैं, कौन से नहीं बदलेंगे, ये नाम कभी भी नहीं बदलेंगे। तो आपको जब भी याद करो इनको तो इनके अर्थ तो हिंदी में समझना, लेकिन याद किस में रखना है आपको, इंग्लिश वाले ही नाम याद रखना। कौन कौन से, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलोबरेट और इवेल्युएशन। याद रहेंगे पांचों, वापस बोलो देखिए। इंगेज यानी कि बालक को सीखने के लिए गतिविधियों में शामिल करना, शामिल करने के बाद वो बालक क्या सीख रहे हैं उसको उजागर करना। तीसरे नंबर पे जो सीख रहे हैं उसकी क्या करना, व्याख्या, एक्सप्लेन, जितना सीखा उसको और अधिक उसका दायरा बढ़ाने के लिए क्या करना, विस्तृतता प्रदान करना, अर्थात इलोबरेट। और वास्तव में सीखा या नहीं सीखा इसके लिए मूल्यांकन, इवेल्युएशन। लेकिन थोड़ा लिखो, जिसमें अपन ने अलग अलग उपागम पढ़ते हुए है, इसके ऊपर अपन ने बात की थी। रचनावादी उपागम है, इसमें मुख्य बात यह है कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, बाह्य रूप से उसको किसी भी प्रकार से ज्ञान है वो प्रदान नहीं किया जा सकता। इसके लिए फिर आपको रचनावादी वातावरण है उसका निर्माण करना होता है। रचनावादी वातावरण को जब निर्मित करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से कार्य करवाने होते हैं, प्रयोगात्मक कार्य, शोध कार्य, क्षेत्र भ्रमण, फिल्म, जिनके द्वारा अपन बालक को प्रत्यक्ष अनुभव तथा करके सीखने पर अपन बल दे सके, ऐसे वातावरण का निर्माण करना होता है। इस प्रकार के वातावरण में बालक किस प्रकार से सीख रहा है उसके आंकलन हेतु अपन ने अलग अलग बातें की थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आता है, KWL चार्ट। KWL चार्ट का मतलब होता है, सबसे पहले के का मतलब व्हाट वी नो, हम क्या जानते हैं, व्हाट वी वांट टू नो, हम क्या जानना चाहते हैं, व्हाट वी हैव लर्न, अभी तक हम क्या सीख चुके हैं, और हाउ वी नो इट, हम इसे कैसे जान सकते हैं। इसके बाद में अपन ने आगे की तरफ बात करते हुए ये कहा कि इसके सोपान, एक रोजर बाइबी ने 5 ES मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें आपके रचनावादी उपागम के सोपान प्रदर्शित किए गए हैं। सबसे पहला कौन सा, संलग्न करना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंगेज। दूसरा उजागर करना, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तृतता प्रदान करना, एलोबरेट, और मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन। उसके बाद में अपन ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे जिनमें कहा कि रचनावादी शिक्षण उपागम को सर्वप्रथम शिक्षण हेतु किसने प्रयोग में लिया, जीन पियाजे ने। लेकिन इसको व्यापक रूप से विस्तृतता वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने का काम किसने किया है, जेरोम ब्रूनर ने। ये क्वेश्चन आपके अभी ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। फिर एनसीएफ 2005 किस पर आधारित है, रचनावादी शिक्षण उपागम पर आधारित है। पूछा जाए कि निम्न में से एनसीएफ 2005 किस दृष्टिकोण को फॉलो करता है, तो कौन से दृष्टिकोण को फॉलो करता है, रचनावादी शिक्षण उपागम को। उसके बाद में देखो, एक इसके बीच में एक छोटा सा फैक्ट अपने को और याद रखना है। उपागम फिर उसको सीखने के लिए अलग अलग जो घटक आयाम है उन पर चर्चा करना, फिर जो ज्ञान प्राप्त किया उसका दायरा बढ़ाना था, उसको गहनता से सीखना, और अंत में उसने सीखा या नहीं सीखा उसके लिए ऐसे कार्य करवाना उससे जिससे कि अपने को पता चल सके कि वो बालक सीखा है या नहीं सीखा। उसको क्या बोलते हैं, शिक्षण के लिए इसमें प्रयोग में उपागम के तौर पर प्रयोग में लिया जीन पियाजे। जो वर्तमान स्वरूप और विस्तृतता है वो प्रदान किसने की, जेरोम ब्रूनर। और एनसीएफ 2005 किस पर आधारित है, रचनावादी शिक्षण पर आधारित है। ठीक है, वो किसने किया है, मेगर ने। जबकि क्रियात्मक पक्ष के जो उद्देश्य हैं
उनको लिखित रूप में प्रस्तुत करने का काम किसने किया है? मिलर ने। अब आपसे पूछा जाए कि दैनिक पाठ योजना के अमेरिकन उपागम में संज्ञानात्मक व भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को लिखित रूप किसने प्रस्तुत किया? मेघड़ ने। और ऐसे पूछा जाए दैनिक पाठ योजना के अमेरिकन उपागम में क्रियात्मक उद्देश्यों को लिखित रूप में किसने प्रस्तुत किया? मिलर। समझ गए इस बात को? लिख लो, लिखो अमेरिकन उपागम और इसी का